Hi students, myself HS and you are just watching Gyan Vigyan. Students, I am present here in HC Verma Solution Series. आज का हमारा चैप्टर फ्रिक्शन होगा और हम लोग फ्रिक्शन के एक एक प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए पेन और कॉपी के साथ और हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 का। मैं प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ रहा हूं, आप भी अपना बुक ओपन करके क्वेश्चन पढ़िए और उसकी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अ बॉडी स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं ये काफी इजी प्रॉब्लम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका कि एक बॉडी है जो एक रफ सरफेस पर स्लाइड कर रही है। ये आपका रफ सरफेस हो गया। इस रफ सरफेस पर एक बॉडी स्लाइड कर रही है और हमें इसका डी एक्सेलरेशन मालूम है। डी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली जब ब्लॉक मूव करेगी, क्योंकि इसका डी एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, तो ये डी एक्सेलरेशन किस वजह से होगा? क्योंकि बॉडी आगे जब स्लाइडिंग करेगी तो बैक साइड में फ्रिक्शन लगेगा और ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो जब बॉडी इस पर स्लिप करने लगेगी तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा और ये फ्रिक्शन, आप बताओ ये फ्रिक्शन क्या करेगा? अनूप आप बता सकते हो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? ये फ्रिक्शन बॉडी को पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगा और पीछे की ओर जब फोर्स लगेगा, जब वेलोसिटी आगे है और इस पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा तो ये डीएक्सेलरेट होगी। तो ऑब्वियसली इस फोर्स का जो वैल्यू होगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एम जी होगा। तो इसलिए जो डीएक्सेलरेशन होगा ये फ्रिक्शन में म्यू एम जी को हम लोग एम से डिवाइड कर देंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू जी के बराबर होना चाहिए। अब हमें ए की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहां पर म्यू कर देंगे, जी का वैल्यू 10, इसलिए म्यू का वैल्यू 4/10 इक्वल टू 0.4। ये 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। यही प्रॉब्लम नंबर 1 है। मतलब ब्लॉक आगे की ओर जब स्लाइड करेगी तो क्या होगा? पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन इसे डीएक्सेलरेट करेगा, है ना। तो डीएक्सेल पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लिए म्यू एम जी करके और इस फोर्स में मास से डिवाइड कर दिए तो डीएक्सेलरेशन मिल गया। हमें ए की वैल्यू 4 गिवन है तो 4 इक्वल टू म्यू इंटू 10 एंड दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एचसी वर्मा का। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को करते हैं। आज हमारे सामने 2 स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो चलिए ये हो गया। अनु हो गया ना? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? यस। हाँ तो यस बोला कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। A block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.1, how far will it travel before coming to rest? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ये एक रफ सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। इसमें स्पीड दिया हुआ है। इस ब्लॉक का स्पीड है आपका u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ब्लॉक को प्रोजेक्ट करेंगे तो बैक साइड में फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जो म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। इसके वजह से इसमें डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये म्यू एम जी बाई एम हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये जिस सरफेस पर फेंका गया उस सरफेस पर फ्रिक्शन लगने की वजह से इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन आएगा। इज इट ओके? समझ में आ रही बात? यस या नो में बोलते जाओ आंसर। मतलब यस या नो में आप बोलते जाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दो नहीं आ रहा है। अब ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग, आ रही है बात? ओके। तो
तो a इक्वल टू 0.1 इंटू 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हमें बताना है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये कितना दूर में जाकर के रुक जाएगी। तो अब हमें मालूम है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0, a हमें मालूम है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड s। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a अप्लाई करेंगे, v को 0 पुट करेंगे, a हो जाएगा u स्क्वायर का वैल्यू 10 स्क्वायर, 2a की वैल्यू 1 और s हमें फाइंड आउट करना है। तो सो वी हैव 100 इक्वल टू 2s, इसलिए s इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगी। आई बात समझ में? ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था मुझे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 सारे बच्चों को समझ में आया होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रहा हूं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ ओरिएंटल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। मतलब ये है कि एक ब्लॉक को रखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ ओरिएंटल सरफेस, मतलब ये एक ब्लॉक है जो रफ ओरिएंटल सरफेस पर ऐसे ही रखा हुआ है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, मास इसका m है। तो द क्वेश्चन इज दैट फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो चूंकि फ्रिक्शन कब एक्टिव होता है, जब या तो सिस्टम मोशन में होता है या फिर मोशन के लिए कुछ कोशिश किया जाता है, रिलेटिव मोशन का कुछ ट्राई किया जाता है कुछ फोर्स लगा करके। तो यहाँ पर कहीं से कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है और एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई फोर्स नहीं लगने की वजह से फ्रिक्शन भी एक्टिव नहीं होगा। जैसे एक्चुअली ये इस कॉन्सेप्ट पर है कि मान लीजिए यहाँ पर 1 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं और ये सरफेस रफ सरफेस है, ब्लॉक नहीं मूव कर रही है, तो हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन लेते हैं। जब हम 2 न्यूटन अप्लाई करते हैं फिर भी नहीं चला तो एफ स्टैटिक 2 न्यूटन लेते हैं। तो मतलब जितना हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए बैक डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ब्लॉक को एक रफ सरफेस पर रख दिया गया है। तो जब ये रफ सरफेस पर सिर्फ रखा हुआ है, कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो किसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट लग ही नहीं रहा है, सो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन एक्टिव ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि एफ स्टैटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आगे बात समझ में? ओके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूं। अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री with the horizontal starting from rest, it covers 8 meter in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two. A block slide down an inclined surface of inclination 30 degree with horizontal. Okay, मतलब एक incline plane है जो horizontal से 30 डिग्री का inclination बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री का inclination है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होगी, राइट? और इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। मतलब इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये जो पार्टिकल है ये 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t इक्वल टू फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो इस डाटा से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हियर s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, सो s इक्वल टू हाफ a इंटू एस की जगह पर हम लोग 8 रखेंगे और टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16/4 इक्वल टू a, सो वी हैव a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये मतलब कि ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन इंक्लाइंड रफ इंक्लाइंड प्लेन पर एक्चुअल में इधर लगेगा mg साइन थीटा और अप साइड में लगेगा म्यू mg cos थीटा। तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m, दैट इज a की वैल्यू होनी चाहिए g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, राइट? अब हम a की वैल्यू यहाँ 4, g का वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू। तो अब हमें यहाँ पर
रख लेते हैं, ए की जगह पर 4, जी हो गया 10, साइन थीटा की वैल्यू साइन यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं और म्यू के लिए निकालना है, यहाँ 10 कर देंगे और यहाँ पर कॉस भी 30 डिग्री रखते हैं। तो 4 हो जाएगा 10, ये 1/2 माइनस म्यू, ये 10, ये रूट अंडर ऑफ 3/2, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब हम इस टर्म को इधर लाते हैं, म्यू 5√3 इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट इज म्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर, या फिर इसको आप म्यू की √3 की वैल्यू रख करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा जो कि बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश डाउन द इंक्लाइन विथ अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब अब इसमें दिया है कि जो पहले वाली ब्लॉक है उसको एक और एक्स्ट्रा फोर्स हम देते हैं 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का। हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब ये है कि क्वेश्चन यही है, सिर्फ इसमें एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्लॉक है ये, और यहाँ पर जो भी फोर्सेस लग रहे थे ये mg साइन थीटा एंड माइनस म्यू mg कॉस थीटा, एक इसके साथ और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसमें ब्लॉक की मास भी 4 kg दी हुई है। तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट, ये होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, या आप m भी लिख सकते हैं, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा प्लस 4/m। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये 4 बाई मास की जगह पर 4 रख देंगे। मीन अब जो एक्सेलरेशन हमारा होगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, 4 + 1 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू s = हाफ AT² से निकाला था वही इसका वैल्यू है, क्योंकि यही दो फोर्सेस पहले से लग रहे थे। तो यहाँ पर जब हमने s की जगह पर 8, ये हाफ a और t की जगह पर 2 × 2 रखा था, तो हम लोगों को आया था a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रीवियस क्वेश्चन में, जो कितना का वैल्यू है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पर mg साइन थीटा नीचे लग रहा था, 4 भी अब नीचे लगाया जा रहा है, एक अलग से ये फोर्स 4 मीटर से इसको पुश किया जा रहा है, और फ्रिक्शन जो है म्यू mg कॉस थीटा ऊपर लगेगा। तो ये दोनों तो पहले से एक्टिव था, तो दोनों को साथ फिर +4 कर दिए, मास से डिवाइड कर दिए। इसकी जगह पर ये जो है डायरेक्ट हमने 4 रखा, और ये 4/m 4/4 करेंगे से 1 आएगा। तो सो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन है हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब अब s कितना ट्रेवल करेगा, है ना। तो s = हाफ AT², s = हाफ a की जगह पर 5, 2 × 2। अब हमारी दूरी कितनी कवर हो जाएगी, s = 10 मीटर। तो आ रही बात समझ में, आ रहा है अनु? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन = 0.2। तो इसमें हमारा ये होगा, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to incline needed to make the block move up the incline. मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन थीटा = जो 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन बनाया है इस पर रखी हुई है। तो इसको ये इंक्लाइन के पैरेलल किसी फोर्स F से खींचना होगा। तो इस F की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसको ऊपर पुल करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा करके, तो कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगेगा mg साइन थीटा और यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन।
जस्ट पुल करने के लिए फ्रिक्शन का हम लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी कॉस थीटा नीचे लगेगा। तो एफ लिमिटिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल से। तो एफ लिमिटिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर म्यू और नॉर्मल की वैल्यू क्या रख लेंगे, एम जी कॉस थीटा रख लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये एम जी साइन थीटा और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब दोनों से इक्वल या अपोजिट, मतलब इक्वल या फिर इससे ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सो हमारा कंडीशन होगा एफ ग्रेटर इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, यहाँ पर प्लस करते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा। तो सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा plus mu mg cos theta after putting value of, since everything is given here, you are given mass, you are given theta, you are given mu, I think हाँ सब कुछ दिया हुआ है। तो सो आप इजीली अब इसमें पुट करके फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं पुट भी कर देता हूं, आप सॉल्व कर लेना। एफ मिनिमम हो जाएगा, एम कितना है 2 kg है, तो 2 इंटू 10 एंड यहाँ साइन 30 डिग्री प्लस ये 0.2 हो जाएगा, एम भी 2 10 एंड साइन नहीं, यहाँ पर कॉस हो जाएगा 30 डिग्री। एफ मिनिमम की वैल्यू हमारी होगा 2 इंटू 10 इंटू हाफ प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू रूट अंडर ऑफ 3/2। तो वी हैव एफ मिनिमम इक्वल टू 10 प्लस 2 रूट अंडर 3 मीन 10 प्लस 2 इंटू 1.7, 3 भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 46, मीन योर आंसर इज 13.46 न्यूटन। इतनी फोर्स लगाना पड़ेगा इसको जस्ट ऊपर की ओर मूव कराने के लिए पैरेलल टू इंक्लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन, मतलब इसको अगर डाउन द इंक्लाइन ले जाना है तो फिर कितने फोर्स की जरूरत होगी। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए डाउन द इंक्लाइन में तो पहली बात यह है कि हमें ये चेक करना होगा कि एम जी साइन थीटा है, और जब डाउन द इंक्लाइन आने लगेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्टिव हो जाएगा, ये म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं होगी। और इसको हम लोग यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है एंड म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ रिपोज से इसको बनाते हैं। हमें पता है कि tan थीटा अगर ग्रेटर इक्वल टू म्यू होगा तो किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होगी। एम जी साइन थीटा उस केस में म्यू एम जी कॉस थीटा से ग्रेटर हो जाता है और ब्लॉक स्लाइड कर जाती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज का यूज करते हैं। सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो दिस इज tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 मतलब 1.732, जो कि नियरली 0.85 के आसपास या उससे कुछ ज्यादा आएगा, राइट, मतलब 0.8 आएगा। तो ऑब्वियसली tan थीटा जो 0.8 के आसपास है वो म्यू इक्वल टू 0.2 से ग्रेटर है। तो सो हियर वी कैन say that tan theta greater mu, so we need no force to slide down the block, that is block will slide down only in the effect of mg sin theta. Here mg sin theta will be greater than mu mg cos theta. इसका दूसरा अप्रोच आप ये भी ले सकते हैं, tan theta greater mu, so f needed equal to 0, ओके। या दूसरा ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले mg sin theta की आप लोग वैल्यू निकाल लो, फिर म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। यू विल सी दैट एम जी साइन थीटा ग्रेटर होगा म्यू एम जी कॉस थीटा से, सो यू नीड नो फोर्स, सो नो फोर्स इज नीडेड, किसी फोर्स की जरूरत नहीं होगी। तो आप ऐसे भी इसको अप्रोच ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में इसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है अगर फोर्स को हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जाए, मतलब प्रॉब्लम सेम है। इसमें अब फोर्स जो पैरेलल टू इंक्लाइन था, अब उस फोर्स को क्या कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल। अनूप बेटा समझ में आ रहा है ना, आ रहा है? यस सर। हाँ बोलते जाइए। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझे लगा कि
आप सीख भी लोगे और वीडियो भी बन जाएगा और बच्चों के लिए भी। तो चलो, ये एफ अगर ऐसे लगाया जाए तब इसको इस कितनी फोर्स की जरूरत होगी उसको इसको ऊपर स्लाइड कराने के लिए। तो एफ का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आएगा, और यहाँ पर mg का जो कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि mg इधर लगता है ना, तो mg ये थीटा है, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा, सो इधर mg साइन थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो होता है mg कॉस थीटा हो जाएगा, और नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा, राइट। ये बात समझ में आ रही है? आप लोग बोल नहीं रहे हो? यस सर। हाँ, बोलते जाइए। ये नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, म्यू mg कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा। तो अब क्या है कि इस ब्लॉक को जब हम पुल करेंगे तो f कॉस थीटा जब इसको पुल करने की कोशिश करेगा तो ये और जो f लिमिटिंग है ये दोनों डाउन में लगेगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है? यस सर। अरे भाई आप भी बोलो। यस। हाँ, तो बोलो। mg साइन थीटा और f लिमिटिंग ये दोनों बैक में लगेगा, तो f cos थीटा ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ भी वही कंडीशन डालेंगे, ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स से ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। तो f cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस f लिमिटिंग। तो सो f cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू mg साइन थीटा और f लिमिटिंग म्यू इनटू नॉर्मल। तो सो हियर f cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू। नॉर्मल की वैल्यू वी हैव mg cos थीटा प्लस f साइन थीटा। तो सो यहाँ पर mg cos थीटा प्लस f साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, f cos थीटा, और देखिए यहाँ भी f साइन थीटा है, म्यू f साइन थीटा, इधर आएगा तो ये माइनस म्यू f साइन थीटा हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, राइट। नाउ f कैन बी टेकन एज कॉमन, तो f को हम बाहर अगर निकालेंगे तो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। और इस तरह से वी हैव f इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज आवर आंसर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, जी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जिस एफ की जरूरत है वो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं, क्योंकि इसमें एक एक प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन सीरीज में करना है, A to Z प्रॉब्लम। तो आपसे बन भी रहा है वो भी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप देखो, इन अ चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइंड प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विथ एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री। चिल्ड्रन पार्क में जो इंक्लाइंड प्लेन होता है आपने देखा होगा, इस तरह से बना होता है और उस पर बैठकर बच्चा सुर नीचे की ओर जाता है, तो वो उसी को बोलते हैं, मतलब वही चिल्ड्रन पार्क उसी इंक्लाइंड प्लेन का यहाँ पर डिस्कशन है। इन अ चिल्ड्रन पार्क an inclined plane is constructed with an angle of 45 degree in the middle part. Find acceleration of boy sliding on it if the friction coefficient between the cloth of the boy and the incline is 0.6। तो मैं समझता हूं कि ये भी प्रॉब्लम तो इजी ही है, आप लोग कर लेंगे। देखिए, ये है आपका, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका थीटा दिया है 45 डिग्री, और ये मान लो ब्लॉक है, बॉय को आप ब्लॉक भी बना सकते हैं। इसके क्लॉथ और इस इंक्लाइन के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट यू आर गिवन आपको 0.6, म्यू इक्वल टू 0.6 दिया है। तो पूछा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ mg साइन थीटा नीचे लगेगा, म्यू इनटू नॉर्मल जो फ्रिक्शन है ऊपर लगेगा, नॉर्मल की वैल्यू n ऊपर और mg cos थीटा इस डायरेक्शन में। मुझे लग रहा है ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। mg का ये कंपोनेंट देखिए, mg साइन थीटा और इधर mg cos थीटा,
तो सो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 1/√2 है, पहले देख लीजिए कि एक्सेलरेटेड होगा भी कि नहीं। तो tan थीटा की वैल्यू ये 1 आएगा, है ना। tan 45 डिग्री हो जाएगा और tan 45 1 होता है। 1 की वैल्यू म्यू से ज्यादा है, मीन tan थीटा ग्रेटर है म्यू से। तो एंगल ऑफ रिपोज में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि व्हेन tan थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू then mg sin theta greater will be mu mg cos theta and block will slide down without application of any force। किसी फोर्स की जरूरत नहीं होगी, ब्लॉक एक्सेलरेट हो जाएगी। तो so here this condition is fulfilled, so block will be accelerated down the incline and our acceleration will be mg sin theta minus mu mg cos theta divided by m। so we have a equal to g sin theta minus mu g cos theta। आप इसको g को कॉमन भी रख सकते हैं और g को कॉमन रखने से क्या फायदा है। अच्छा चलो 10 यहाँ रखते हैं। 1/√2 माइनस म्यू 0.6 1/√2। अब वैल्यू आप पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका आंसर मैच कर जाएगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 8 था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 7 तो ऑलरेडी हो चुका था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन। अ बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव ½ मीटर इन ½ सेकेंड। मतलब ½ मीटर ½ सेकेंड में मूव कर रहा है, तो इससे उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट ½ मीटर। क्यों, समझ में नहीं आ रही है क्या? आ रही है। ओके, आ रही है ना अनु, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो ठीक है। अब मैं आगे ये क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, ये है कि ब्लॉक है इंक्लाइन पर और ये ½ मीटर डिस्टेंस कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, ½ सेकेंड में। t इक्वल टू ½ सेकेंड में ये डिस्टेंस ½ ट्रेवल कर रहा है। इस डाटा से हम लोग s इक्वल टू ½ AT² लगाकर a निकाल लेंगे और a इंक्लाइन प्लेन पर कितना होगा, रफ इंक्लाइन प्लेन पर। याद रखना चाहिए रफ इंक्लाइन प्लेन पर mg sin थीटा नीचे एंड म्यू mg cos थीटा, जो म्यू इंटू नॉर्मल है फ्रिक्शन, ये ऊपर लगेगा, है ना, ये थीटा है। तो एक्सेलरेशन होगा mg sin थीटा से म्यू mg cos थीटा को घटा करके और m से भाग दे देंगे, मतलब a की वैल्यू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होता है, राइट। तो यहां से a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। s ½ है, यहाँ a लिखेंगे, ये ½ सेकेंड भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो वी हैव a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया है, बट हमें एज्यूम मतलब यहाँ पर उस डाटा से फ्रिक्शन ये एक्सेलरेशन निकाल लिए, तो एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे इसमें म्यू वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है, ए निकाल लिए। और क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट ½ सेकेंड में नेक्स्ट ½ मीटर वो कितने देर में ट्रेवल करेगा। तो पहले s इक्वल टू ½ AT² से ही यहाँ पर 1 पुट करके देखते हैं टोटल टाइम कितना लग जाएगा। तो 4 इंटू t², तो t² 1/2, t इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो पूरे 1 मीटर चलने में 1/√2 मीटर 1/√2 सेकेंड का समय लग रहा है। तो इसलिए और पहले कितना लगा था, ½ तो 1/√2 से ½ को माइनस कर लेंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, जो टाइम रिक्वायर्ड है t' उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एंड क्वेश्चन नंबर 10 विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 मतलब 10-10 के स्लॉट में ही सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं 10 से 20 तक सॉल्व करूंगा। आज ये 10 हमारा लास्ट, सॉरी 11 to 20 सॉल्व करूंगा, 10 हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 10 नंबर है स्टूडेंट, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। आप पढ़े होंगे, ये मान लो एक ब्लॉक है, तो इस पर नॉर्मल तो इधर लगता है और फ्रिक्शन यहां से लगता है। ये दोनों रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट है। ये रिएक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया। ये थीटा होता है जिसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं।
वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इसमें लैम्डा से डिनोट किया है कि लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फिगर वी सी दैट tan लैम्डा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, बट ये जो फ्रिक्शन है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ऑफ एफ लिमिटिंग, तो सो tan lambda will be less than equal to of m limiting by normal, that is tan lambda will be less than equal to mu into normal by normal, ये कट गया, so tan lambda less than equal to mu, that is lambda less than equal to tan inverse mu। तो ये हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, आप फिगर से भी देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा, ये रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो सो tan लैम्डा इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल हो जाएगा फ्रॉम फिगर, बट फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग से ये छोटा ही होगा, स्टैटिक में तो छोटा होगा और मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग तक जाएगा, काइनेटिक में भी छोटा होगा। तो सो tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू ये एफ लिमिटिंग बाय नॉर्मल एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर it, subscribe it, okay।